ठीक है, कल हम लोगों ने बात कर ली थी, आर्टिकल 5 देख लिया था, आर्टिकल 6 देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने सिटीजनशिप देख ली थी कि डेफिनेशन, जनरली जो डेफिनेशन है सिटीजनशिप की वो देख ली थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि स्टेट क्या है, जिस राज्य के हम क्या है नागरिक, हमने उसकी बात बताई थी, कैसे याद करना है वो भी बता दिया था, और ये भी बोला था कि स्टेट की बात आर्टिकल 13 में चलेगी, तब तक आपको वो चीज क्या होगी, याद हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा मैंने सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है वो भी ओवरव्यू दिया आपको। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 7 की। कल हम लोगों ने 5, 6 देख लिया था, 7 आज देख लेते। मैंने इसके अलावा ये भी आपको बताया था कि जब 1950 में हमारा संविधान बना था तो उस वक्त कौन कौन से लोग, किस किस टाइप के लोग भारत में रह रहे थे। मैंने बताया था कि कुछ लोग भारत के थे, कुछ पाकिस्तान से भारत में आए थे, और कुछ जो है भारत से पाकिस्तान में गए थे और फिर पाकिस्तान से लौट के भारत में आए। इसके अलावा एंग्लो इंडियंस, जिसमें आपके ब्रिटिश थे, आपके फ्रेंच हैं और आपके डच, जितने भी लोग हैं, पुर्तगीज, ये सब क्या थे, एंग्लो इंडियन में काउंट किए जाते हैं। तो ये लोग भी उस वक्त हैं 1950 में, और इनकी नागरिकता के बारे में बताना है कि कैसे इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो हमारा जो पार्ट 2 है, जो सिटीजनशिप पे बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे आर्टिकल 5 to 11, हमारे जो आर्टिकल जो है 5 to 11 आते हैं वो, तो उसकी मैंने ये खासियत बताई कि ये जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि 26 जनवरी 1950, तो उस वक्त जो भारत के नागरिक हैं उसके लिए ये डिफाइन करता है सब कुछ, अपनी जो भी चीजें बताता है कि उस वक्त कौन भारत के नागरिक है, ये डील कर रहा है ये पार्ट। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि जब वो तो 1950 का मैटर था, और 1950 के बाद किस किस को नागरिकता मिलेगी या किस किस की नागरिकता छीनी जाएगी, तो इसकी कौन डील करता है वो भी मैंने बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 6 में हम लोगों की बात हो गई थी। कल आर्टिकल 7 और देख लेते हैं, सब कुछ बता दिया था आपको, एक ओवरव्यू जो दिया था, फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च, यानी कि मार्च 1947, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ये मैंने बताया था ना, जैसे कि कुछ लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर पाकिस्तान से लौट के भारत में भी आए, तो उन लोगों को भी क्या है, नागरिकता भारत की मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने कल भी बता दिया था, तो ये आर्टिकल वही बता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ये कहा है कि फॉर दिस ही हैव टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि मोटे मोटे तौर पे बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया थे, बहुत ही कम क्राइटेरिया थे। अगर उन क्राइटेरिया को इंसान पूरा कर ले उस वक्त, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ज्यादा टफ या हार्ड रूल नहीं था इसके लिए, जैसा कि अभी है। पहले क्योंकि सबको पता था बंटवारा है, भारत के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग भारत आएंगे। लोग का मतलब, क्योंकि भाई अविभाजित भारत था 1947 से पहले, वहां पर भारत के लोग थे और पाकिस्तान के लोग भारत में थे, है ना। तो ये सब चीजें थी। तो ये क्या कहता है कि ये वाला जो क्राइटेरिया है, सेम बहुत आसान क्राइटेरिया है कि 6 मंथ प्रेसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन। मतलब वो 6 महीने के लिए भारत का नागरिक रहा हो, भारत में रहा हो, रेसिडेंट मतलब निवासी रहा हो, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर होल एंड सोल हम बात करें तो इजी टर्म थे। नागरिकता देना मजबूरी भी था, क्योंकि सबको पता है बंटवारा हुआ है ना। हिंदी में भी देख लेते हैं एक,
ठीक है, तो ये हिंदी में है, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब चीज मैं बता दी कि 6 महीने पहले तो भारत में रहना होगा। ठीक है, उसको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा ये सब मैंने प्रावधान बता दिए हैं, जो सिंपल मैंने बताया था कि कुछ लोग भारत में थे, उनको भी वो भी भारत के नागरिक हैं, भारत से पाकिस्तान में गए, कुछ पाकिस्तान से भारत में है, और कुछ भारत के बाहर के लोग हैं, जैसे एंग्लो इंडियंस की बात की थी। ठीक है, ये सब उन लोगों को मतलब नॉर्मली सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 क्या कहता है? एक व्यक्ति या जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, कल बता दिया था, है ना। ये तो और ही ज्यादा, इसमें क्या है, दादा दादी का मतलब क्या है कि जो उस वक्त जनरेशन थी उनके भी मम्मी पापा जो कि अविभाजित भारत में रहते होंगे, जाहिर सी बात है, यानी कि सबको ही ये नागरिकता देने की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपली क्योंकि ये तो इसमें तो सभी इंक्लूड हो जाएंगे, दादा दादी तो रहे होंगे ना अविभाजित भारत में, तो उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है वह भारतीय नागरिक बन जाएगा अगर उस देश में भारत के या उसके निवास स्थान पर राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत किया हो। यानी कि अगर वो भारत से बाहर भी रह रहा है, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए हो, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट के आए, जो मैंने बताया है, तो उनको ये वाली नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जो भारत के काउंसलर होते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहां केवल रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, केवल पंजीकृत करवाना है, तो इस आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन जो सामान्य रूप से भारत से बाहर रहता हो, यानी कि भारत से बाहर के लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वह भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उस देश में भारत के उसके निवास स्थान पर जहां पे वो रहता है, राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो। ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, जैसे भारत की एम्बेसी होती है, हाई कमिश्नर होते हैं भारत के बाहर। ठीक है, हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त नहीं होते हैं भारत के, डिप्लोमेट्स यानी कि राजनयिक जो होते हैं हमारे एम्बेसी में, जो राजदूत होते हैं हमारे, अगर वो पंजीकृत कर देंगे तो उतने मार्च से ही आपको तब नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि वहां पे सिंपल ही क्राइटेरिया था, काफी ज्यादा टफ कोई क्राइटेरिया नहीं था नागरिकता के लिए। ठीक है, द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और be deemed to be the citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. ये बात करेंगे इसको। Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by the parliament. ठीक है, parliament shall have the power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship. कुल मिला के ये बात क्या की जा रही है, ये बात करता है कि अगर किसी भारत के नागरिक ने, ठीक है, भारत के किसी नागरिक ने किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है, तो उसकी क्या होगी, भारत में जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी, वो भारत का फिर नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा अक्षय कुमार जी वाला केस है। ठीक है, सेम यही एक लोग कहते हैं उनको कि वो कनाडा के सिटीजन है, अगर वो कनाडा के सिटीजन हो गए तो उनकी ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको नागरिकता देने के लिए जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है वो भारत की संसद है। भारत की संसद चाहेगी तो जैसा भी हो वो कानून बना सकते हैं नागरिकता के लिए, जैसा कि अभी सीएए एनआरसी वाला कानून बना दिया गया था, है ना। यानी कि कौन बना सकता है नागरिकता के लिए कानून भारत में, केवल भारत की संसद। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति, यानी कि किसको आप नागरिकता दे सकते हैं भारत की और किसकी आप नागरिकता छीन सकते हैं, वो भी राइट्स हमारे संसद के पास है। संसद ही इस मामले में सर्वोच्च है सिटीजनशिप के लिए। एक चीज मैंने बताई थी कि जो सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप,
ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारत के जम्मू कश्मीर में जब तक 370 धारा 370 और 35A लागू थे 2019 से पहले, तब तक जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान था, यानी कि उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में अगर रहते हैं। लेकिन जब 370 हटा दिया गया, 35A हटा दिया गया, तो वहां पर भी अब यही वाला कॉन्सेप्ट लग गया, सिंगल सिटीजनशिप, वहां की दोहरी नागरिकता वाली जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट। तो मैंने बताया कि जो हमारे संविधान में पार्ट 2 है, यानी कि 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो 1950 26 जनवरी 1950 में कौन भारत के नागरिक हैं, किन किन को भारत की नागरिकता मिले, वो तब का प्रोविजन करते हैं। उस पर ये कहीं नहीं है कि किसको आप नागरिकता दे सकते हैं उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद, और किसकी नागरिकता आप छीन सकते हैं। ठीक है, वो प्रोविजन किसमें है? सिटीजनशिप एक्ट में। और ये सिटीजनशिप एक्ट किसने बनाए हैं? भारत की संसद ने, पार्लियामेंट ने। कब बनाया है? 1955 में। इस एक्ट में बताया गया है कि किसको हम अब सिटीजनशिप नागरिकता दे सकते हैं और किससे नागरिकता हम ले सकते हैं, यानी कि एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, वो वाला क्राइटेरिया सारा जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। ये इंपॉर्टेंट है। 1955 भी इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कि सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 1949 में जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1949 में हमारे पास क्या था? भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल राज्य थे, कॉमनवेल्थ नेशन, उसकी भी मेंबरशिप ले रखी थी। तो तब जो रूल था इस सिटीजनशिप एक्ट में बताया गया था कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की एक जो सिटीजनशिप है वो भी भारत में लागू होगी, यानी कि जो देश जो सदस्य हैं राष्ट्रमंडल देशों में, ठीक है, कुछ कुल उस वक्त शायद 49 या 50 नेशन थे, अभी फिलहाल बात की जाए तो 56 हो चुके हैं बढ़ के। ठीक है, ये कौन थे? ये वो देश थे राष्ट्रमंडल खेलों में जिनके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने रूल किया है। इसमें चाइना नहीं था एक्सेप्शनली, क्योंकि चाइना सोचता है कि ये उसकी सोवरेनिटी का ब्रीच है। भारत की क्या मजबूरी थी? मैंने बताया था आपको, क्योंकि पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था कॉमनवेल्थ वाला, है ना, और कश्मीर का इशू हमारा यूनाइटेड नेशन में पड़ा हुआ था। तो कहीं पाकिस्तान कॉमनवेल्थ के जो अन्य सदस्य हैं उनको बरगलाए ना, इसलिए भारत ने, इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन किया, अभी भी है भारत। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? अगर आप कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, चोगम जिसे कहते हैं, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो जो वो कौन है? वो क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि इंग्लैंड की जो रानी है वो है। और भारत क्या है? भारत एक रिपब्लिक देश है, सोवरेन देश है। तो कहीं ना कहीं ये है जो भारत की सोवरेनिटी पे, मतलब लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर भारत कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है तो भारत की सोवरेनिटी कहीं ना कहीं ब्रीच कर जाती है, क्योंकि चोगम का जो हेड है वो आपकी कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक है, और इसीलिए जो है चाइना इसमें नहीं है, क्योंकि चाइना अपने आप को सुपीरियर मानता है। भारत को भी वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत की मजबूरी है। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या बताया गया है? इस एक्ट में बताया गया है कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात की गई है कि मतलब ऑटोमेटिकली कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी मिलेगी, यानी कि जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रमंडल देशों में जो सदस्य देश है उनको भी भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ये बात की गई है। लेकिन 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे ये वाला जो प्रोविजन था इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। अब भारत में केवल भारत की ही लोगों को नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये एक अजीब सा प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट भी है, पर 2003 में हटा दिया गया है। तो अब इसकी बात नहीं की जाती है। अब भारत में एब्सोल्यूट सिटीजनशिप है भारत के नागरिकों की। ठीक है, अब इसी एक्ट में बताया गया है, मैंने बताया ना, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप एक्ट बताता है हमारा।
यानी कि एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, कि किस किस को नागरिकता दी जाएगी और किस किस को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके क्या बेस है देने के कुल हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम किसी देश को, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकते हैं भारत की। पहला बाय बर्थ मतलब जन्म से। अगर जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन, सभी देश इस चीज को फॉलो करते हैं, पूरे विश्व में सारे देश इस चीज को फॉलो करते हैं। और मैंने आपको एक वो भी बताया था, एग्जांपल दिया था एयरप्लेन वाला, कोई प्रेग्नेंट उसमें लेडी है और कहीं दूसरे देश में इमरजेंसी में उसकी डिलीवरी होती है, तो फिर वो इसी वाले केस में आते हैं। यानी कि बाय बर्थ वाला जो है वो आपका क्राइटेरिया हर देश, भारत विश्व के हर देश जो है फॉलो करते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्राइटेरिया है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987, ये जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है। ये सब डेट लिखिए, इनका अपने टाइम पे इंपॉर्टेंस रहा होगा कुछ। जैसे अभी सीए एनआरसी आया है, उसमें भी दिसंबर 2014 की डेट लिखी गई है, तो एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से लिखी जाती है डेट। तो इसमें ये लिखा है कि 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से भारत का नागरिक है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके माता पिता कहाँ से, लेकिन अगर वो भारत में पैदा हो गया, या वो जो केस बताया था ना एयरप्लेन वाला कल वाली क्लास में, बस वही कि जन्म अगर भारत में हो गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। सेकंड क्या कहता है? 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक हो। उसमें सेकंड ये कंडीशन लगा दी गई है कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया है, वो भी क्राइटेरिया है और ये भी क्राइटेरिया है। जन्म मतलब जन्म तो हो गया हो और उसके बाद माता पिता में से एक जो है भारतीय हो। अच्छा, एक और चीज देखिए, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ, ये जो है 1 जुलाई 1987 से पहले की बात चल रही है। ये वाला जो है 1 जुलाई 1987 के बाद की बात कर रहा है। अब ये वाला जो है पॉइंट वो बात कर रहा है 3 दिसंबर 2004 की, कि ये या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। यानी कि नागरिकता तब मिलेगी जब एक जो है भारत का नागरिक तो हो, लेकिन उनमें से ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे इलीगल माइग्रेंट, वो भारत का इलीगल माइग्रेंट हो, यानी कि वो अवैध प्रवासी हो, तब हम नागरिकता आपको नहीं देंगे। भले ही आप में से मान लीजिए माता है, ठीक है, वो भारत की नागरिक है, लेकिन पिता जो है वो अवैध प्रवासी है, मतलब इलीगल माइग्रेंट है, बहुत गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं, पैदा हो जाता है बच्चा, लेकिन हम उसको नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करता है कि भारत में तैनात विदेशी राजनयिक और शत्रु विदेशियों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करेंगे। ये तो सबको पता ही है। जो भारत में कई सारी एम्बेसी हैं, है ना, कई सारी एम्बेसी हैं, कई सारे देशों के हाई कमिश्नरेट्स हैं, उच्चायुक्त हैं, उच्चायोग है भारत में, तो उनमें क्या कर रहे हैं, विदेशी लोग काम करते हैं, है ना। जैसे कनाडा की एम्बेसी है भारत में, तो उसमें कनाडा के लोग काम करते हैं, तो कनाडा के जो लोग करते होंगे तो उनके बच्चे भी पैदा हो सकते हैं वहां पे, और बच्चे भी काम करते होंगे, है ना, तो उनको लेकिन नागरिकता हम नहीं देंगे, क्योंकि जो एम्बेसी है वो, अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो वो भारत की टेरिटरी में भले ही है, लेकिन उसमें भारत का अधिकार नहीं होता। वहां की, जहां की, जिस देश की वो एम्बेसी है, उसके रूल, उसमें जो लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो उसी देश के लगते हैं। भारत के इनके अंदर जो है, इन एम्बेसी में भारत के रूल, भारत के लॉ, भारत के कानून, भारत के नियम लागू नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है इनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती। तो वही बात इसमें कही गई है, ठीक है। बाय डिसेंट मतलब वंश से, ठीक है, इसका मतलब है वंश से।
वंश से का मतलब ये कहता है कि इसमें कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होता है लेकिन उसके मतलब पेरेंट्स अगर यहीं के हैं तो वो वंश से जिस वंश में वो पैदा होता है तो उस वंश के हिसाब से वो भारत का नागरिक है। जैसे ठीक है, जैसे ये लिखता है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक तब होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं, यानी कि भारत के नागरिक होंगे अगर उसके पिता, लेकिन बच्चा कौन हुआ, बाहर पैदा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, वो वंश के आधार पर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, जब पिता मतलब इस वाले क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है और माता को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं बस इस चीज के लिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद, ये डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि ये याद करनी है, भले ही पढ़ा रहा हूं लेकिन याद करनी नहीं है, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं इस टाइप के, पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमें याद करनी है, याद नहीं करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर या उक्त अवधि की समय समाप्ति पर केंद्र सरकार की अनुमति के साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न हो। 2004 के बाद ये हुआ है, एक टाइम लिमिट दे दी गई है, अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है तो उसके माता पिता को 1 साल के भीतर जो भी एम्बेसी हो या फिर काउंसलर हो भारत के बाहर जहां वो पैदा हुआ है उसमें आपको 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एक हल्का सा इन्होंने एक छोटा सा हार्ड रूल बना दिया गया है, पैदा होने के बाद आपको 1 साल के विदिन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भारत की जो एम्बेसी होती है वहां पर या भारत के हाई कमीशन होते हैं वहां पर। तो 1 साल का यहाँ पे इन्होंने एक डेट दे रखी है कि आपको 1 साल के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, सिंपल सा है। इसमें भी आपको क्या करना है, ये बता रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता मिल सकती है। अभी तक हमने बताया जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर मिल सकती है, तीसरा रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण के आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो इसमें ये लिखा है, एक आवेदन करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो, ये तो कहीं पर भी मान्य नहीं होते अवैध प्रवासी। डंकी रूट आपने जब मूवी देखी होगी ये वाली डंकी, तो उसमें समझ में आ गया होगा ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है अवैध प्रवासियों की। ठीक है, ये इलीगल होते हैं, इनको तो जेल में डाल दिया जाता है। केंद्र सरकार एक आवेदन पर किसी भी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हो। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत के सामान्य रूप में निवासी है। रजिस्ट्रेशन को आप हिंदी में भी रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हिंदी में इसको पंजीकरण ही लिखें, क्योंकि अगर आप जाएंगे अभी किसी भी हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भी तो सामान्य भाषा है रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे तो भी रजिस्ट्रेशन, आयोग का भी भरेंगे तो हिंदी में भी रजिस्ट्रेशन लिखा रहता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो बहुत कॉमन हो चुके हैं आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, डरने वाली बात नहीं होती है कि पंजीकृत ही लिखना, नहीं ऐसा कर सकते हैं। अब मोबाइल हो गया, मोबाइल को मोबाइल ही तो लिखोगे, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसको आप दूरभाष लिख सकते हो, लेकिन मोबाइल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो 7 है, 7 ईयर, ये इसका क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन के लिए 7 ईयर। तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक साउंड टाइप की निकल रही है ना 7 की तरह, रजिस्ट्रेशन, इसके बीच में वाल लगाना है 7, तो 7 आ जाता है आपका। तो ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जा सकता है ना, कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो ये आपका 7 ईयर का क्राइटेरिया है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया है। और याद करने का तरीका बताया है कि रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो बीच में वहां लगाना है 7, इसमें ऑप्शन मिल सकते हैं 12, 14, 9, तो आपको 7 पे क्लिक करना है। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल का हो, ये बता दिया। भारतीय मूल का व्यक्ति जो सामान्यतः अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान का निवासी हो, ठीक है, उसको भी मिल सकता है, 7 साल का क्राइटेरिया है। एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी की है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा है। ठीक है, जैसे अदनान सामी, फिलहाल उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन अगर कोई भारत की लड़की से शादी करता है तो उसको मात्र शादी करने से ही सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, आपको 7 साल तक भारत में रहना भी पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्राइटेरिया है, सारे देश जो है इस चीज को फॉलो करते हैं कि अगर आप किसी देश की लड़की से शादी करते हैं या लड़के से शादी करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये मानवता के आधार पे है वैसे तो, लेकिन दे देते हैं सभी देश जो है इस पर मतलब एग्री है। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल के लिए भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है, यानी कि जिनके पास भारत का विदेशी नागरिक कार्ड है। ठीक है, OIC वाला जो कार्ड है अभी बताएंगे आपको, ओवरसीज ऑफ इंडियन कार्ड। ठीक है, OIC वाला कार्ड, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी, यानी कि 12 महीने मतलब 1 साल का क्राइटेरिया इसके लिए। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकीकरण। ठीक है, प्राकृतिकीकरण द्वारा कैसे भारत की नागरिकता मिलती है, तो थोड़ा सा इसमें याद रखना। देखते हैं, केंद्र सरकार एक आवेदन पर किसी भी व्यक्ति, अवैध प्रवासी वाला इस पर भी नहीं है, को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह किसी ऐसे देश की प्रजा या नागरिक नहीं है जहां भारत के नागरिकों को प्रजा या नागरिक बनने से रोका जाता है। ठीक है, उसको भी हम नहीं देंगे नागरिकता। वह किसी भी देश का नागरिक है, भारतीय नागरिकता के लिए उसका आवेदन स्वीकार हो जाने की स्थिति में वह उस देश की नागरिकता त्यागने का वचन देता है। हमने पहले ही बोल रखा है कि हम एक ही नागरिकता देते हैं, है ना। जैसे अभी अक्षय कुमार वाला जो आपको पता भी होगा, अक्षय कुमार ने के लिए बोला जाता है कि उनके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी, और ऐसा नहीं है, उनके पास एक ही देश की सिटीजनशिप होगी। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है, ये वाला रूल है, मैंने बता दिया आपको पहले कि त्यागना ही होगा, या तो वहां की त्यागे या यहाँ की हम नागरिकता नहीं देंगे आपको। ठीक है, भारत में निवास करता हो और भारत में सरकार की सेवा में रहा हो। ठीक है, भारत में निवास करता हो उसको भी हम दे देंगे। वह अच्छे चरित्र का है, ये तो कॉमन क्राइटेरिया है। 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं। ठीक है, जैसे उड़िया है, हिंदी है, ठीक है, कोंकणी है, आपकी सिंधी है, नेपाली है। उन 22 भाषाओं में से अगर किसी एक का आपको ज्ञान है तो भी नेचुरलाइजेशन से हम क्या करते हैं, नागरिकता उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो भारत में नागरिकता देने की क्या क्राइटेरिया है। भारत में नागरिकता देने के कौन से नियम है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो उसके मैंने 5 तरीके बताए। उसको याद कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शन में दे देंगे और एक को हटा देंगे या फिर सबका पूछेगा। ऑप्शन में सारे दे देंगे, पूछेगा कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीएम्बल के आपको सारे वर्ड याद करवाए थे, या इसलिए याद करवाए थे क्योंकि क्वेश्चन में जब बनते हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देगा, पूछेगा कि कौन सा